Hello everyone, I'm Kiran, and in this video we are going to do MCQs from Sim Board chapter Bioenergetics. Question 1 we have, it says chlorophyll A is almost identical to chlorophyll B, but slight structural difference between them is enough to give dash. Chlorophyll A और chlorophyll B almost same होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है. आइए देखते हैं क्या. क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है वो C55H72O5N4Mg है. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम क्लोरोफिल ए में और बी में डिफरेंट होता है. यहाँ पे क्या है, C55H72O5N4Mg है, जबकि क्लोरोफिल बी में C55H70O6N4Mg ये फॉर्मूला हो जाता है. इसके अलावा क्लोरोफिल ए में होता है मिथाइल ग्रुप, जबकि क्लोरोफिल बी में इसी जगह पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO. अब क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, स्लाइड सही लेकिन डिफरेंस तो है, तो उस वजह से क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करता है वो मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी. तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनका जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ऑप्शंस को अगर आप देखो यहाँ पे तो दोनों ही स्लाइटली डिफरेंस हैं, विच इज़ इनफ टू गिव सिमिलर एनर्जी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. तो देखिए आपके पास अगर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी कैप्चर होगी यानी कि लाइट या सोलर एनर्जी वो सेम नहीं होगी. ठीक है. एंड देन ऑप्शन बी में कह रहा है कि डिफरेंट एब्सॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है थोड़ा सा, तो उस वजह से इनका जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो जाता है. डिफरेंट कलर की लाइट एब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए का कलर खुद का भी डिफरेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन होता है, ये इसका खुद का कलर है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन होता है. इट अपीयर्स टू बी येलो ग्रीन. ठीक है. सो ऑप्शन बी हो सकता है. उसके बाद ऑप्शन सी में कहता है डिफरेंट प्रोडक्ट ड्यूरिंग केल्विन साइकिल. देखो केल्विन साइकिल में तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, जो कि है ग्लूकोज. केल्विन साइकिल में आप ग्लूकोज ही बनाते हो ATP और NADPH को इस्तेमाल करके, तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा. ठीक है. तो इसीलिए ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. Then we have question 2. Chlorophyll is organized along the other molecules into the photosystem. हमें पता है कि आपके पास जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम्स, जो कि क्या है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, यानी कि बहुत सारे पिगमेंट्स जमा हुए हुए एक साथ, उस क्लस्टर को आप फोटोसिस्टम कहते हैं. फोटोसिस्टम आपके पास दो तरीके के होते हैं, फोटोसिस्टम 2 एंड देन वी हैव फोटोसिस्टम 1. ठीक है. तो क्लोरोफिल और इसके अलावा जो दूसरे पिगमेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, ये सारे पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, फोटोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, विच हैज़ लाइट गैदरिंग व्हाट. सो यहाँ पे फोटोसिस्टम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसके 3 कंपार्टमेंट्स होता है. यहाँ पे पड़े हुए होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स. ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स को आप कहते हो एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है. और ये जो सेंटर है इसको रिएक्शन सेंटर कहा जाता है. जो सारी लाइट गैदर होती है, जमा होती है, वो ट्रांसफ़र की जाती है रिएक्शन सेंटर में, जो ये बीच में जगह है, और रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है बॉस यानी कि क्लोरोफिल ए. ठीक है. और फिर आपकी आगे आपको पता है क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉनिक साइट होता है और कभी वापस नहीं आता. आई मीन कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है एंड देन वो फिर एक इलेक्ट्रॉन चेन चलती है. इसी तरीके से लाइट रिएक्शन होता है, ऐसा ही है. सो यहाँ पे लाइट गैदर होती है एंड देन इट गोज टू वेयर, इट गोज टू रिएक्शन सेंटर. लेकिन उसने सवाल में पूछा है कि क्लोरोफिल इज ऑर्गेनाइज्ड अलोंग with other molecules into photosystem which has light gathering
एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सही जवाब रिएक्शन सेंटर नहीं करना आपने, क्योंकि रिएक्शन सेंटर में लाइट गैदर होके जाती है, लेकिन लाइट गैदरिंग कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे दूसरे पिगमेंट्स पड़े हुए हैं। क्लोरोफिल तो है, लेकिन उसके अलावा दूसरे पिगमेंट्स वगैरह जैसे कैरोटीनॉइड हो गया, ये सब कहाँ पड़े हुए हैं, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इस वजह से एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स को आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सो इट कंटेन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। ओके, क्वेश्चन 3 है हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स गिवन है, हम देखते हैं कौन सी सही है। फोटोसिस्टम 1, ये PS1 का मतलब है फोटोसिस्टम 1 and ATP synthase complexes are located in the oppressed part of the thylakoid। आपके पास दो तरीके का फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है, एक होता है फोटोसिस्टम 1 और दूसरा है फोटोसिस्टम 2। अब ये जो फोटोसिस्टम 2 है आपके पास, ये प्रेजेंट होता है ग्रेनल थैलेकॉइड में। ग्रेनल थैलेकॉइड का मतलब ये है आपके पास आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की है डबल मेम्ब्रेन, फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास एक और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको आप थैलेकॉइड बोलते हो। कुछ थैलेकॉइड, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये स्ट्रोमा कहलाता है। कुछ थैलेकॉइड एक के ऊपर पाइल बना के बैठे हुए हैं, इनको आप ग्रेना बोलते हो। इस स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलेंगे। और ये जो थैलेकॉइड है जैसे ये वाला, तो ये ग्रेनल थैलेकॉइड कहलाएगा। लेकिन कुछ थैलेकॉइड स्ट्रोमा में सिंगल पड़े हुए होता है, इनको आप स्ट्रोमल थैलेकॉइड बोलते हो। तो जो PS1 है प्राइमरली ये स्ट्रोमल थैलेकॉइड में मिलता है, ठीक है। और जो ग्रेनल थैलेकॉइड है, क्योंकि ये एक के ऊपर थैलेकॉइड एक पड़ा हुआ है और इसी को आप ग्रेना बोलते हो, तो ये एक के ऊपर एक होने की वजह से अप्रेस हो जाता है, इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो, तो इसीलिए आप इसे अप्रेस्ड थैलेकॉइड भी कहते हैं, ठीक है। और एक और नाम भी है इसका, इसको अप्रेस्ड थैलेकॉइड, ग्रेनल थैलेकॉइड एंड व्हाट एल्स, एक और नाम भी है इसका। सो इफ यू कैन फाइंड आउट दैट वुड बी ग्रेट। तो इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो वो कहता है कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो प्राइमरली आपके पास अप्रेस्ड थैलेकॉइड में होता है, ऐसा नहीं है। जो फोटोसिस्टम 1 है वो प्राइमरली कहाँ पे होता है, फोटोसिस्टम 1 स्ट्रोमल थैलेकॉइड में होता है, यानी कि नॉन अप्रेस्ड थैलेकॉइड में होता है। ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर कहता है फोटोसिस्टम 1 एंड NADP रिडक्टेज आर लोकेटेड इन द अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड। तो जो फोटोसिस्टम 1 है वो दोबारा से वही बात रिपीट हो गई कि अप्रेस्ड में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अप्रेस्ड पार्ट कंटेन NADP रिडक्टेज एंड ATP सिंथेज, कर सकते हैं हम इसे कंसिडर, लेकिन आगे अभी ऑप्शन डी देख लेते हैं, देन हम ऑप्शन सी को समझेंगे कि है भी या नहीं। नॉन अप्रेस्ड हैविंग फोटो सिस्टम 1, तो ये ऑप्शन तो मुझे एकदम क्लियर सही लग रहा है, क्योंकि एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो नॉन अप्रेस्ड में मिलेगा आपको, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि अब इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो इन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि जो ग्रेनल थैलेकॉइड है उसे आप अप्रेस्ड थैलेकॉइड या फिर स्टैक्ड थैलेकॉइड बोल सकते हैं, क्योंकि इस एक के ऊपर स्टैक हुआ हुआ है थैलेकॉइड, उसी को आप ग्रेना कहते हो। और ये वाला इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला नॉन अप्रेस्ड स्ट्रोमल या फिर नॉन स्टैक्ड, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो प्रेजेंट होता है नॉन स्टैक्ड या फिर नॉन अप्रेस्ड में। नॉन अप्रेस्ड का मतलब स्ट्रोमल थैलेकॉइड में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक जवाब है। तो इफ वी लुक एट क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी, तो वो कहता है अप्रेस्ड पार्ट जो है थैलेकॉइड का, अप्रेस्ड का मतलब जो ग्रेनल थैलेकॉइड है, वहाँ पे मौजूद है NADP रिडक्टेज और ATP सिंथेज। अब ये दोनों आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि ATP बनाने में और NADPH बनाने में काम आता है। तो वो कह रहे हैं ये दोनों ही प्रेजेंट है कहाँ पे, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलेकॉइड। तो जो ATP सिंथेज है दैट इज एसोसिएटेड विथ
फोटो सिस्टम 2। तो इसीलिए सिग्निफिकेंटली आपके पास जो एटीपी सिंथेस है वो प्रेजेंट है फोटो सिस्टम 2 में। और क्योंकि एनएडीपी रिडक्टेस फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड है तो ये स्ट्रोमल थैलेकॉइड में है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ ऑप्शंस में किस तरीके से आप सही जवाब निकालेंगे, देयर इज़ अ सिंपल ट्रिक टू दैट कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। जो ऑप्शन आपको लग रहा है इस पर डाउट है तो आप उसे एलिमिनेट करें, उसके बाद यू विल बी लेफ्ट विथ द राइट ऑप्शन। अगर सही जवाब नहीं भी मिलता, 50-50 लग रहा है दूसरे ऑप्शंस में भी, तो स्टिल आपके पास एक ऑप्शन का 25% है। ऐसा ही 25% चांसेस हैं कि ए हो सकता है, 25% चांसेस हैं कि बी हो सकता है, लेकिन ए तो बिल्कुल नहीं था, बी भी नहीं था, तो मैंने दोनों ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया, तो पीछे मेरे पास सी और डी बच गए। तो अब इसका मतलब ये मेरे चांसेस सही होने के बढ़ गए। अब सी जो है वो 50% चांसेस है कि सी सही हो सकता है और 50% चांसेस है डी सही हो सकता है। So that's how you eliminate options. And then we have question 4. The linear flow of electrons from water to NADP plus coupled to ATP synthesis is. आपके पास पानी जब टूटता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के पास। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कहाँ जाता है, फोटो सिस्टम 1 के पास। और फोटो सिस्टम 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है किसको, एनएडीपी रिडक्टेस को, और यहाँ पे बनता है एनएडीपी। ठीक है, तो वो कहता है द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, यानी कि पानी से जा रहे हैं एनएडीपी प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स, कपल टू एटीपी सिंथेसिस इज। ये जो आपके पास फोटोफॉस्फोरिलेशन है, यानी कि यहाँ पे एनएडीपी भी बन रहा है और एटीपी भी बन रहा है, यानी कि जब पानी टूटेगा तो H पॉजिटिव ल्यूमन में भर जाता है, इसकी रिलीज से आप एटीपी बनाते हो, ऐसा ही है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एटीपी बन रहा है और एनएडीपी एच भी बन रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो होती है जहाँ पे सिर्फ एटीपी बनता है एंड ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। ठीक है, ओके। रही बात फोटोफॉस्फोरिलेशन की, तो इसका मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनाना। फॉस्फोरिलेशन यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ओके, क्वेश्चन 5 है आपके पास। द इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड इन द member of Grass family to pass carbon dioxide to Calvin cycle is। तो आपके पास जो कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो क्या होता है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिबिस्को की प्रेजेंस में RuBP के साथ, जो कि एक 5 कार्बन वाली शुगर है, इसके साथ जुड़ती है और इसी को आप कार्बन फिक्सेशन कहते हो, और आपके पास बनता है एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड जो कि टूटता है, तीन कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास पूरी साइकिल चल रही होती है। वो कहता है कि ग्रास फैमिली में कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केल्विन साइकिल का पार्ट बनती है। सो आपके पास जनरली कंपाउंड क्या होता है, RuBP होता है। अब ग्रास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ फिक्स्ड बाय ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसिटेट। ग्रास क्या है, ग्रास है एक C4 प्लांट। ठीक है, RuBP जो है वो एक, देखो वो भी एक कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड ही है लेकिन C3 प्लांट्स में। ठीक है, C4 प्लांट्स में ग्रास एक, क्योंकि एक C4 प्लांट है इस वजह से ऑक्सैलो एसिटेट यहाँ पे सही जवाब होगा। और ये वाला जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, क्रासल्यूसी, और ऑप्शन डी में क्रासलेसिन एसिड जो है ये कैम प्लांट्स में
मिलता है, ठीक है। और पायरुवेट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये तो रेस्पिरेशन में आता है। सिट्रिक एसिड जो है क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है, ठीक है। और इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 6, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म। क्रेब्स साइकिल का ये सवाल है। क्रेब्स साइकिल में उन्होंने पूछा है कि आपके पास जब आइसोसिट्रेट होता है तो आइसोसिट्रेट की जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है और इसकी ऑक्सीडेशन होती है और एन अब ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, तो NADH बनेगा, तो उसकी रिडक्शन होती है NAD+ की। तो आइसोसिट्रेट किस में तब्दील होता है, किस में कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट? तो आइसोसिट्रेट से बनता है आगे अल्फा कीटो ग्लूकरेट, ठीक है। और इसी दरमियान में यानी कि जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूकरेट में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और NADH बनता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है। तो जो आइसोसिट्रेट है वो आपके पास कैसे बन रहा होता है, आइसोसिट्रेट खुद कैसे बनता है? तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये है आपके पास क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब जैसे ये ऑक्सैलो एसीटेट है और ऑक्सैलो एसीटेट से ही आपके पास क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। ऑक्सैलो एसीटेट में जैसे ही आपके पास एसिटाइल कोई अटैच होता है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन का ये एसिटाइल कोई मिला, तो ये 6 कार्बन का बन जाता है सिट्रेट। इसीलिए साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या सिट्रेट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो पहला कंपाउंड बना स्टेबल वो सिट्रेट था 6 कार्बन वाला। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है किसमें, आइसोसिट्रेट में। आपने याद यहाँ से करना है, ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटो ग्लूकरेट दोबारा से। तो अभी जब यहाँ पे कार्बन निकला तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड 5 कार्बन का बन गया अल्फा कीटो ग्लूकरेट। फिर यहाँ पे दोबारा से कार्बन रिलीज होता है और NADH भी बनता है, तो ये बन गया 4 कार्बन का सुसिनिल को ए। फिर उसके बाद बना सुसिनेट एंड देन फ्यूमरेट एंड देन मैलेट, और दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट रीजनरेट हो गया। इसी को आप कहते हैं क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद है क्वेश्चन 7, हाउ मेनी ATP molecules are formed during substrate level phosphorylation in Krebs cycle when one glucose is consumed? जब एक ग्लूकोज आपके पास कंज्यूम होता है तो उस केस में क्रेब्स साइकिल में जो डायरेक्ट ATP बनता है उसको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हो, ठीक है। एक हमने पढ़ा फोटो फॉस्फोरिलेशन। फोटो फॉस्फोरिलेशन यानी कि लाइट रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी फोटॉन्स की मदद से जो ATP बन रहा है वो फोटो फॉस्फोरिलेशन से बना हुआ ATP है। जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट ATP बन रहा है वो सबस्ट्रेट लेवल ATP है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH की मदद से बन रहा है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये तीनों आपने चीज़ें याद रखनी अच्छे से। उसने पूछा कि क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस का इसने जिक्र नहीं किया, सिर्फ क्रेब्स साइकिल का पूछा, वहाँ पे कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ATP बनता है इन क्रेब्स साइकिल जब एक ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज के लिए 2 ATP बनता है, ठीक है। क्वेश्चन 8, एंजाइम इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन। जब कार्बोक्सिलेशन होती है तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? कार्बोक्सिलेशन को आप कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है रिबिस्को, और रिबिस्को का पूरा नाम क्या है? रिबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, दोनों आप इसे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जब क्योंकि एंजाइम्स इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो रही है तो इसलिए यहाँ पे रिबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज वाला होगा,
जनरली जो रिबिस्को है वो उसमें ऑक्सीजनेशन भी हो सकती है और कार्बोक्सिलेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन कौन सा होगा, तो उस केस में आपके पास रिबिस्को कार्बोक्सिलेज होगा। तो क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिबिस्को ऑक्सीजनेज होगा तो फिर क्या हो जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, तो काम गलत हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन 9 है, द ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग cellular respiration is involved directly in which process or events? तो cellular respiration में जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है is involved directly in which process? तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और बाय प्रोडक्ट बनाती है H2O। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, जिसको आप रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, जो क्रिस्टा में हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है फिर पानी बनाती है। दूसरे ऑप्शन अगर आप देखें तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे वैलिड नहीं है। ऑप्शन 10, क्वेश्चन 10 आई मीन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल? सिट्रिक एसिड का मतलब क्या है, क्रेब्स साइकिल की बात हो रही है। तो क्रेब्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, अगर आप एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का ले रहे हो, सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल? एक मॉलिक्यूल आप पायरुवेट का डाल रहे हो, पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, बनते हैं दो पायरुवेट। तो बना कितना, दो पायरुवेट। वो कह रहा है कि एक पायरुवेट डालो। तो जब एक पायरुवेट आप क्रेब्स साइकिल में डालेंगे तो यहाँ पे उसने पूछा कितने कार्बन एटम्स आर फेड, सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने कार्बन एटम गए। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है, इनडायरेक्टली उसने सवाल में ही जवाब दिया हुआ है। अगर आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पता है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो सवाल। तो कितना कार्बन आपने एटम डाला, तो पायरुवेट एक डाला। एक पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O3, ठीक है। तो यानी कि 3 कार्बन आपने डाले साइकिल में। तो यहाँ पे आपने क्या किया, तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O3। तो पायरुवेट में क्या है, 3 कार्बन है। फिर इसके बाद पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है, पहले आपको पता है एसिटाइल कोए में वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन निकल जाते हैं, पीछे एसिटाइल कोए में 2 कार्बन होता है। एसिटाइल कोए का फॉर्मूले में 2 कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि ये एसिटाइल कोए, एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोए बनेगा और एक एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है। तो यानी कि कितने कार्बन गए अंदर साइकिल के, 2, ठीक है। Okay, we are done. Thank you so much for watching. I'll see you super soon in the next video.